सो व्हाट्सअप एवरीवन, आज के हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं फ्रेडरिक नीचे की किताब जीनोलॉजी ऑफ मोरल्स के बारे में। ये ऐसे नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो है। अगर तुमने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लेना। अभी तक तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना और शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं। ये जो ऐसे है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब जो बहुत मेजर पार्ट्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट वन इज एस्थेटिक आइडियल्स एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, प्रीस्ट। ये एस्थेटिक आइडियल्स क्या होते हैं? एस्थेटिक आइडियल्स ऐसी कोई भी चीज़ जिसे तुम ना कह सको, जैसे नो टू सेक्स, सेलिबसी, नो टू फूड, फास्टिंग। फ्रेडरिक नीचे कहते हैं कि जो एस्थेटिक आइडियल्स होते हैं इनका असर डिफरेंट लोगों पर डिफरेंट तरीके से होता है। जो आर्टिस्ट होते हैं अगर वो इन एस्थेटिक आइडियल्स को अडॉप्ट करे तो उनकी जो विल टू आर्ट होती है वो विल टू नथिंगनेस बन जाती है। मतलब क्या हुआ है इसका? हेयर फ्रेडरिक नीचे टेक्स द एग्जांपल ऑफ रिचर्ड वागनर, जो एक म्यूजिशियन थे जो म्यूजिक कंपोज करते थे। इनके कंपोज करे हुए म्यूजिक आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। इनका जो म्यूजिक था वो लोगों में सेक्सुअलिटी जगाने के लिए फेमस था, पर जब वो बूढ़े होने लगे इन्होंने सेलिबसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने मतलब वैसा म्यूजिक ही बनाना बंद कर दिया। दैट्स व्हाई फ्रेडरिक नीचे कॉल्स इट विल टू नथिंगनेस। इसका सवाल खड़ा होता है कि भाई मैंने तो पहली वीडियो में कहा था तुमसे कि जो आर्टिस्ट होता है अगर वो अपने इमोशंस को रिप्रेस करे, लस्ट, एंगर, जेलसी को अगर रिप्रेस करे तो एक आर्ट की फॉर्म में वो बाहर आती है। पर यहाँ पे एक डिफरेंस था, जो मैं पहली वीडियो में बात कर रहा था, वो जो आर्टिस्ट थे वो उस प्रोसेस के बारे में अवेयर नहीं थे तो व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि भाई वो एक लव के इमोशंस को लोगों के अंदर जगा रहे हैं, बट दैट्स नॉट द केस, इट वॉज लस्ट। बट यहाँ पे रिचर्ड वागनर को पता था, ही वॉज कॉन्शियस कि वो किस तरीके के इमोशंस को लोगों में के अंदर जगा रहे हैं। एंड फ्रेडरिक नीचे says one more thing about artists, that artists never work in isolation. They need a philosopher's philosophy to back it up. कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो तुमने देखा होगा कैसे वो किसी भी फिलोसफर्स की फिलॉसफी उठाते हैं जिनसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं और उसी फिलॉसफी को आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे तुम देखोगे जो इंसान हिंदुइज्म की फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस होता है वो ऐसी मूवीज बनाएगा जो हिंदू लीनिंग हो, और जो मुस्लिम फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस होता है मुस्लिम लीनिंग मूवीज बनाएगा। ठीक है, डेफिनेटली इस किताब के अंदर जो नीचे आर्थर शोपेनहावर के बारे में बात करते हैं, बट मैंने आर्थर शोपेनहावर को भी पढ़ा नहीं है तो मैं तुम्हें वो कॉन्टेक्स्ट नहीं दे सकता, सॉरी। इसका सवाल खड़ा होता है भाई फॉर फिलोसफर्स कि जब फिलोसफर्स एस्थेटिक आइडियल्स को अडॉप्ट करते हैं तो क्या होता है। जब फिलोसफर्स एस्थेटिक आइडियल्स को जब अडॉप्ट करते हैं तो उनके अंदर कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती हैं। इम्पर्सनैलिटी, यूनिवर्सैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिटैचमेंट। इम्पर्सनैलिटी क्या कि जब तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को दूर रख के किसी चीज़ के बारे में बात करते हो, मतलब समझ आ रहा है। और उसी का एक दूसरा नाम हो गया क्या, डिटैचमेंट, यानी चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखना। ठीक है, मतलब भाई एक चीज़ समझो, किताबें लिखी गई हैं ब्यूटी को, लिटरली ब्यूटी, खूबसूरती को, और किताबें लिखी गई हैं व्हाट ब्यूटी इज। ठीक है, पर पता है प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, व्हाट ब्यूटी इज, कि तुम्हें किताबें लिखने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज ब्यूटीफुल। ऑल यू नीड टू डू इज कि भाई तुम बाहर जाओ, मे बी साइलेंटली बैठ के केवल तुम्हें एक सनराइज देखना है एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ब्यूटीफुल इज। मे बी तुम्हें साइलेंटली बैठ के बर्ड्स के संगीत सुनना है, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ब्यूटीफुल इज, है ना। एंड आई वाज रीडिंग दिस डायलॉग बिटवीन सोक्रेटिस एंड मेनो, जो प्लेटोस डायलॉग है। उसके अंदर मेनो पूछता है सोक्रेटिस से व्हाट इज वर्च्यू, कि वर्च्यू क्या है। एंड इन दोनों के बीच में पता है कन्वर्सेशन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा देर तक कन्वर्सेशन चलती है। देन मैंने सोचा कि भाई मैंने तुझे इतना सवाल जवाब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तुझे केवल इतना करना था कि तू सोक्रेटिस को केवल ऑब्जर्व करता, देखता कि भाई सोक्रेटिस कैसा इंसान है ना, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे उन्हें तू ऑब्जर्व करता, उसका तुझे पता चलता व्हाट वर्च्यू इज, व्हाट वर्च्यूज लुक्स लाइक। ठीक है, इसलिए फ्रेडरिक नीचे कहते हैं कि जो फिलोसफर होते हैं वो एक जिंदगी से डिटैच होकर रहते हैं
एंड इफ यू थिंक दैट्स नॉट द केस, यू कैन गो आउट देयर एंड लुक अराउंड कि फिलोसोफर ऐसे ही हैं क्या. सो इसके बाद जो फ्रेडरिक नीचे बात करते हैं कि जो फिलोसोफर्स हैं बेसिकली वो एक तरीके से कह लो तुम एक ऑप्टिमम कंडीशन फॉर लाइफ के लिए क्रेव करते हैं. एक लाइफ के अंदर वो एफिशिएंसी लाना चाह रहे होते हैं. कि तुमने देखा होगा भाई, तुम ये कभी सोच भी नहीं सकते जो फिलोसोफर्स से बड़े बड़े वो मैरिड होंगे. ठीक है, तुम देखते हो कि भाई वो एक अलग ही जोन में रहते हैं कि भाई वो मैरिज नहीं करते हैं. वो किसी तरह के मतलब कह लो कि आइसोलेशन में रहते हैं अधिकतर जितने भी फिलोसोफर्स होते हैं. और जो सोक्रेटिस थे भाई, उन्होंने भी शादी इसलिए करी थी कि मतलब उनके बारे में ये कहानी फेमस है. उन्होंने भी शादी इसलिए करी थी कि अगर वो कहते थे कि अगर मैं इस औरत के साथ रह लूंगा तो मैं किसी के साथ भी रह लूंगा, क्योंकि उस औरत के बारे में कहानी फेमस थी कि औरत किसी कंट्रोल में नहीं आती. सो इसी किताब के अंदर एक लाइन लिखी गई है कि फिलोसोफर्स को जिंदगी में एक एफिशिएंसी अचीव करनी होती है. दैट्स देयर मोटिव. एंड द लाइन इज, let the whole world get destroyed, let me and my philosophy exist. ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि भाई फिलोसोफर्स कुछ इस तरीके से रहते हैं आइसोलेशन में, ऐसा कुछ तुम जाके देख सकते हो भाई आसपास. तुम जाके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उठा के देख सकते हो. जितने महान लोग थे यूजुअली दे आर अनमैरिड, दे आर विदाउट चिल्ड्रन. ठीक है, चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रीस्ट के ऊपर. सो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि भाई प्रीस्ट कौन? प्रीस्ट वो लोग थे वॉरियर क्लास के, एरिस्टोक्रेटिक क्लास के, जिनका उतना लड़ाई झगड़े में मन नहीं लगता था, जो उतने ज़्यादा ब्रेव नहीं थे अपने फेलो वॉरियर क्लास मेंबर्स की तरह. सो व्हाट दे डिड वाज दे टुक अनदर राउट टू पावर. सो फ्रेडरिक नीचे कहते हैं ह्यूमंस कैन बियर सफरिंग, व्हाट दे कांट बियर इज सेंसलेसनेस इन सफरिंग. कि फ्रेडरिक नीचे बस लाइक कि भाई देखो, जिंदगी का कोई भी इनहेरेंट पर्पस नहीं है. एंड ह्यूमंस डोंट क्वेश्चन द पर्पस ऑफ लाइफ अंटिल सफरिंग कम्स ऑन द सीन. कि इंसान ये क्वेश्चन जब तक नहीं पूछता कि जिंदगी का पर्पस क्या है, जब तक उसकी जिंदगी में दुख ना हो. तो मैंने एक लाइन पढ़ी थी भाई बहुत पहले कि एवरीबॉडी हैज इनफ रीजंस टू कमिट सुसाइड. सो एक चीज समझो, इस लाइन ने कितने ब्यूटीफुली ह्यूमन सफरिंग को कैप्चर किया है कि डेफिनेटली ह्यूमंस की जिंदगी में सफरिंग है. ठीक है, और जब तुम सफर कर रहे हो इट मीन्स कि तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है, जो तुम्हारा करंट नॉलेज स्ट्रक्चर है ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट. जब तुम फेल होते हो तो तुम सफर कर रहे होते हो. व्हाट इज गोइंग ऑन देन? उस समय क्या चल रहा होता है कि जब तुम फेल होते हो, व्हाट यू रियलाइज इज कि जो तुम्हारा करंट नॉलेज स्ट्रक्चर है, जो तुम्हारा करंट पर्सपेक्टिव है, उसमें कुछ तो फॉल्ट है, कुछ तो दिक्कत है. ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें क्या करा रहा है? सफरिंग दे रहा है. तो तुम उस सफरिंग को मिटाने के लिए क्या करते हो? कुछ नया सीखते हो. तो जब कोई कहता है कि भाई फेलियर से मैंने कुछ नया सीखा, तो हकीकत में तुमने कुछ कॉन्शियसली नहीं सीखा. यू वर फोर्स्ड बाय योर ब्रेन टू लर्न समथिंग न्यू बिकॉज यू वर सफरिंग. और तुम फेल नहीं होते तो मे बी वो कभी तुम सीखते नहीं. एंड दैट्स द ट्रुथ. सो एक चीज़ समझो, जो एक स्लेव क्लास की सफरिंग होती है और एक जो मास्टर क्लास की सफरिंग होती है, यानी दुख, उसके अंदर ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. जब एक मास्टर क्लास का जो इंसान सफ़र कर रहा होता है तो उसकी सफरिंग का रीज़न बहुत स्पिरिचुअल होता है. ठीक है, वो अपने चॉइसेस, अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करता है. जबकि जब एक स्लेव क्लास का इंसान जब सफ़र कर रहा होता है तो उसकी जो सफरिंग का रीज़न होता है वो बहुत फिजिकल होता है. मतलब समझ आया कि वो 2 वक्त की शायद खाने की रोटी जुटाने के लिए वो सफ़र कर रहा हूँ. जैसे एग्जांपल लो सम्राट अशोक का. वो ऐसे राजा थे जिन्होंने लगभग पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था, मतलब पूरे भारत को जीत लिया था. उसका जब वो कलिंगा के युद्ध में गए थे तो वहाँ की औरतें आ गई थी तलवार लेके कि हम लड़ेंगे तुमसे, तुमने सारे मर्दों को मार दिया. उसके बाद वो स्पिरिचुअलिटी में घुस गए थे अपने चॉइसेस को क्वेश्चन करते करते. पर जो स्लेव क्लास की सफरिंग होती है, उनकी सफरिंग मतलब 2 वक्त रोटी जुटाने के लिए होती है. ठीक है, इसलिए उनके पास ना ज़्यादा सोचने का समय नहीं होता, इसलिए वो कभी प्रीस्ट के लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते. सो यहाँ पे प्रीस्ट का क्या काम है? नीचे से इसकी जो इंसान है ना, वो अपनी सफरिंग के लिए ना किसी को ब्लेम करने के लिए ढूंढता है. पर जब उसे कोई नहीं मिलता तो वहाँ पे प्रीस्ट आता है. प्रीस्ट कहता है कि भाई देखो, जो तुम सफ़र कर रहे हो ना,
इसका रीज़न ना कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम कैसे हो इसका रीज़न? कि भाई जो तुमने पिछले जन्मों के पाप करे होंगे, जो तुमने पिछले जन्मों में दूसरों को दुख दिया होगा, उसी का रीज़न है और उसी का तुम इस समय फल भोग रहे हो। सो जो प्रीस्ट है ना, एक जो सफरिंग के अंदर हर्ट को एक मीनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी सफरिंग के अंदर ही प्लेजर लेने लग जाते हैं। और जो प्रीस्ट होता है वो भी एक अलग ही तरीके का गिल्टी प्लेजर लेता है, कि प्लेजर ना लेने का प्लेजर। ये जो प्रीस्ट है कि जैसे ही सेड नो टू सेक्स, और जिसकी वजह से क्या आ रहा है, एक प्लेजर आ रहा है कि भाई मैंने ना कह दिया। ही इज मतलब ये जो है फूड को ना कहता है, ही इज फास्टिंग राइट नाउ, और इसने ना कहा, इसी के अंदर इसका प्लेजर है कि अपनी बॉडी को एक टॉर्चर कराने का प्लेजर ये प्रीस्ट लेता है। एंड फ्रेडरिक नीचे से इसकी जो प्रीस्ट है ना, ये हकीकत में ना पावर में आना चाहता है, पर ये जो है ना डायरेक्ट रूट से नहीं आता, ये एक इनडायरेक्ट रूट लेना चाहता है। डायरेक्ट रूट क्या? डायरेक्ट रूट मीन्स कि भाई चैलेंज करने का रूट, कि आओ लड़ो और जो जीते वो पावर में। पर प्रीस्ट के अंदर इतना दम नहीं है, वो क्या करेगा, इनडायरेक्ट रूट लेगा। So they will use that resentment which is collecting in the people, which is collecting in the herd, which is collecting in the slaves. तो भाई इनके अंदर ये रिजेंटमेंट आया कैसे? सिंपल सी बात वही है कि भाई ये पावर में आना चाहते थे, ये सारे काम करना चाहते हैं जो वॉरियर क्लास के लोग करते हैं, पर ये कभी कर नहीं पाए। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिन लोगों ने काम ये कर दिए उनके खिलाफ इनके मन में क्या पैदा हुई, नफ़रत। और इसी नफ़रत का वो इस्तेमाल प्रीस्ट करेंगे किसके खिलाफ? एरिस्टोक्रेटिक क्लास के खिलाफ, वॉरियर क्लास के खिलाफ। क्यों? पावर में आने के लिए। सो तुम्हें क्या लगता है, ये जो डेमोक्रेसी का आइडिया था, ये किसका आइडिया था? ये क्या आम लोगों का आइडिया था कि भाई जिनके पेट में खाने के लिए खाना नहीं था, जो मतलब 2 वक्त की रोटी जुटा लेते हैं, उनका आइडिया था ये? नहीं, ये किसका आइडिया था? ये था प्रीस्ट का आइडिया। इसलिए जो लोग कहते हैं कि भाई जो डेमोक्रेसी और स्लेव मोरालिटी के अंदर आती है, वो इसी वजह से आती है, क्योंकि ये जो स्लेव मोरालिटी और प्रीस्ट मोरालिटी, इन दोनों का जो ओरिजिन है ना, वो सेम है, रिजेंटमेंट, जिस चलते ये दोनों जो इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। सो इसलिए जो डेमोक्रेसी और स्लेव मोरालिटी के अंदर आती है, सेम गोस और फेमिनिज्म एंड और जितनी भी ये जो इक्वालिटी के जितने भी राइट्स होते हैं, ये सारे स्लेव मोरालिटी के अंदर आते हैं। सो फ्रेडरिक नीचे जो है ये कहते हैं कि ये जो हर्ड क्लास के लोग हैं, ये क्या हैं, बीमार, सिक, और इनकी बीमारी का इलाज ये नहीं है कि जो हेल्दी लोग हैं यानी वॉरियर क्लास के लोग आके इनका इलाज करें। इनकी बीमारी का इलाज है सिक ही डॉक्टर्स, कि अगर जो हेल्दी लोग हैं यानी जो वॉरियर क्लास के लोग अगर इनके कांटेक्ट में आएंगे तो वो खुद भी बीमार हो जाएंगे। सो इसे समझने के लिए, ढंग से समझने के लिए एक कहानी को सुनते हैं। वैसे इस कहानी का कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में हल्की फुल्की अप्लाई हो रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें सुनाई दूँ। सो एक गाँव था, उस गाँव में केवल 2 कुएँ थे। एक कुआँ राजा के महल में था, और राजा का जो महल था उसकी दीवारें इतनी ऊंची कि वहाँ पे कोई आ ना पाए, और एक कुआँ था गांव के सेंटर में। सो भाई जब लोगों को प्यास लगी तो उन्हें कहाँ से पीना पड़ता था? उसी गांव वाले कुएँ से। पर उस गांव वाले कुएँ की ना एक खासियत थी, उस पर लिखा हुआ था कि जो इसका पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। तो फिर अब लोगों के पास चॉइस नहीं थी, या फिर वो प्यासे मरते या फिर वो उस कुएँ का पानी पी लेते। तो फिर उन्होंने चॉइस करी कि चलो भाई कुएँ का पानी पी लो, पागल ही हो जाओ, इससे अच्छा तो भूखे प्यासे मरने से अच्छा है। तो भाई ये करके सारे गांव वालों ने पानी पीना शुरू कर दिया उस गांव मतलब कुएं का। और जैसे जैसे उन्होंने पानी पीना शुरू किया, वैसे वैसे धीरे धीरे करके सब पागल हो गए, जितने भी पूरा गांव पागल हो गया था। और उसके बाद भाई राजा बड़ा खुश, राजा और उसके मंत्री खुश कि भाई पूरे गांव में हम केवल हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो माइंड है, बस हम ही बचे हुए हैं गाँव में जो पागल नहीं है। भाई ये दोनों खुशी मना रहे थे। अगले दिन कुछ दिनों के बाद भाई जो गांव के लोग थे उनके दिमाग में एक बात आई कि ये जो राजा है यही पागल हो चुका है। सो गांव के लोगों ने क्या किया, महल का घेराव करना शुरू कर दिया कि राजा पागल हो चुका है, इसे मार के भगाओ यहाँ से। अब धीरे धीरे करके लोग अंदर घुसने लगे महल के। तो राजा के मंत्री ने कहा कि आप भी पानी पी लो, आपका दिमाग तो ठीक है पर आप पानी पी लो, अब कोई रास्ता नहीं बचा, बचने का केवल यही रास्ता है कि आप पानी पी लो। तो फिर राजा ने भी क्या किया, पानी पी लिया, और राजा भी क्या हुआ, पागल हो गया। अब भाई सारे पागल एक साथ, अब किसी को कोई पागल नहीं लग रहा। सो यही होता है, ठीक है, और यही फ्रेडरिक नीचे बताने की कोशिश कर रहे हैं।
कि जब बहुत सारे सारे लोग ही बेवकूफ़ हो ना, उनमें से अगर एक समझदार हो तो उसे भी लोग बेवकूफ़ कर देते हैं। सो डेफिनेटली इस स्टोरी का कोई भी मतलब निकाला जा सकता है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके देख रहा था सिक पेशेंट और सिक डॉक्टर में। सो ऐसा ही नहीं है कि फ्रेडरिक नीचे केवल प्रीस्ट को क्रिटिसाइज ही करते हैं, वो इन लोगों की तारीफ भी करते हैं। ही सेज कि जो भी नए आइडियाज़, नए पर्सपेक्टिव इन्हीं प्रीस्ट क्लास से आते हैं। वॉरियर क्लास से कोई भी नया आइडिया नहीं आता। और ये तुमने नोटिस भी किया होगा कि जितने भी तुम देखोगे साइंटिस्ट हो गए, जितने भी साइंस में जो बड़े बड़े दिग्गज हो गए, वो सब तुम नोटिस करोगे कि वो सब एक प्रीस्ट क्लास के लोग थे। मतलब समझ रहा, पहले के थिंकर ही सारे प्रीस्ट थे। उसके अंदर से उन लोगों ने हज़ारों लाखों थ्योरीज के बारे में सोचा था। उन थ्योरीज में से जो थ्योरीज प्रूव कर पाए या फिर जिन थ्योरीज के लोग करीब आ पाए, वो क्या हुआ, तुम्हारी एकेडमिक्स में जुड़ गई। जैसे मैथमेटिक्स हो गई। मैथमेटिक्स तुम्हें क्या करती है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ प्रोवाइड कर देती है। अब उन आइडियाज़ का तुम क्या करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे कैलकुलस हो गई, मैट्रिसेस हो गए, ये आइडियाज़ तो तुम्हारे पास हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम इन्हें देखोगे, तुम इनका कुछ ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करते इन आइडियाज़ को, जब तक तुम सर्टेन फील्ड्स में नहीं जाते जहाँ पे इसकी यूटिलिटी है कुछ। पर ये तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम इन आइडियाज़ को कहाँ पे अप्लाई करके देख रहे हो। ठीक है, सो इसी के साथ हम मूव करते हैं किस टॉपिक पे, लास्ट टॉपिक पे, द अदर वर्ल्ड। सो नीचे कहते हैं कि भाई देखो, ये जो प्रीस्ट है ये कहते हैं कि ये दुनिया है यानी अर्थ, इसके परे भी एक और दुनिया है जो इससे बहुत बेहतर है, इससे बहुत खूबसूरत है। और इस दुनिया में रहने का मतलब ही जब तुम उस दुनिया में जाने की कोशिश करो, उस दुनिया में जाने के लिए अच्छे काम करो। ठीक है, नीचे से वाई, क्यों ये जो प्रीस्ट है भाई ये मरने की कामना करते रहते, क्यों ये ऐसी बातें बोलते हैं अदर वर्ल्ड वाली। मे बी दे आर डिस्कस विद लाइफ एंड व्हाट दे वांट टू अचीव विद दिस, कि भाई जीने की वजह है वो मरने की कामना करते हैं। नीचे से कि मे बी दे वांट टू डोमिनेट लाइफ इटसेल्फ, कि ये तो जिंदगी है भाई, तुम्हें जीने के लिए मजबूर कर दिया, तुम्हें जीना है, जिंदगी कहती है तुम्हें जीना है। पर जो प्रीस्ट हैं वो कहेंगे नहीं, हम जिंदगी को खुद डोमिनेट कर लेंगे, हम जिएंगे, हम मरेंगे अपनी मर्जी से। सो बस ये था हमारा पिद्दू सा टॉपिक अदर वर्ल्ड्स का। सो यहाँ पे हमारी जीनोलॉजी और मोरल्स का अंत होता है, सीरीज़ का अंत होता है, जीनोलॉजी और मोरल्स की सीरीज़ का अंत। यार ऐसे नंबर 3 थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था, तो मुझे भी थोड़ी समझने में दिक्कत हुई। तो हो सकता है कि भाई इसमें मैंने 2-3 चीज़ें हो सकता है गलत बताई हों या फिर सही भी बताई हों। मतलब थोड़ा बहुत गलत सही का थोड़ा बहुत कॉम्बो चला है इसके अंदर। तो भाई तुम इस सीरीज़ के साथ बने रहे, 3 वीडियो की सीरीज़ थी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स ऑल आई गेस। चलो तब तक के लिए सायोनारा, दोबारा मिलते हैं।